हेलो एवरीवन, डेट है आज की 17 अक्टूबर 2020 सैटरडे। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ एडिटोरियल्स का भी एनालिसिस करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज दिस: एमएसपी इज़ अ की टू इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी, सेज प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने बोला कि फार्मर्स को फिर से एश्योर किया दैट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो कि क्रॉप्स पे डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो यहाँ पे रहेगा और एमएसपी ख़त्म होने वाला नहीं है, बिकॉज ये इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मेन बात यह है, जब आप ये न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं तब आपके लिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इस न्यूज़ में जो की टर्म आपके लिए आया है दैट इज़ एमएसपी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्ज़ाम। आपसे कल ये कोई नहीं पूछेगा, परसों कोई ये नहीं पूछेगा कि क्या न्यूज़ आई थी, बट एमएसपी यू शुड रिमेंबर कि एमएसपी क्या है आखिर, ठीक है, इसके बारे में क्या बात करनी है। सो नोट्स के बेसिस पे एमएसपी पे बात कर लेते हैं। एमएसपी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन, गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को एश्योर करती है कि जो भी प्राइजेज़ में अगर डिक्लाइन हो रहा है तो गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस अलाउ कर देती है कि इस प्राइस से नीचे फार्मर्स की जो भी गुड्स हैं उनको परचेस नहीं किया जाएगा, तो जिससे उनका जो लॉस है वो प्रिवेंट हो जाता है। अब गवर्नमेंट जो है वो एक साल में 2 बार 24 कमोडिटीज़ के लिए प्राइस जो है वो डिसाइड करती है, और ये गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्राइस जो है, अगर किसी ईयर में बहुत ज़्यादा बम्पर प्राइस आ जाएगी तो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से प्राइस बहुत कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट फार्मर्स को हेल्प करने के लिए एमएसपी लॉन्च करती है। जब मार्केट प्राइस जो है वो एमएसपी से नीचे चला जाता है तो गवर्नमेंट सारा का सारा जो प्रोड्यूस है वो एमएसपी पे परचेस कर लेगी, जिससे फार्मर्स का लॉस नहीं होगा। अब फार्मर्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एमएसपी के, फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल से बचाने का, मतलब वो अगर डिस्ट्रेस में आ जाएं और अपना जो प्रोड्यूस है वो कम रेट पे सेल करें तो उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो एमएसपी पे एपीएमसी में बेच सकते हैं। सेकंड, गवर्नमेंट जो फूड फूड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उस फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको फूड प्रोक्योर करना होता है, तो गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फूड प्रोक्योर भी एमएसपी पे ही करती है। देन डिसाइड कौन करता है एमएसपी? एमएसपी इज़ डिसाइडेड बाय कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये जो कमीशन होता है वो डिसाइड करता है एमएसपी को। अब द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस डिसाइड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग फैक्टर: एंटायर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी और पर्टिकुलर कमोडिटी या ग्रुप ऑफ कमोडिटी। पहले वो ये देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, इनपुट प्राइस क्या है, इनपुट आउटपुट प्राइस उनको कितना मिल रहा है, मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ट्रेंड क्या है, देन डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, देन इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स वो देखते हैं, उसके बाद वो प्राइस डिसाइड करते हैं। अब जो ये प्राइम मिनिस्टर जब ये बोल रहे थे तो स्पीकिंग एट द वर्चुअल इवेंट टू कॉमेमोरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जब प्राइम मिनिस्टर ये सब बोल रहे थे तो दैट वाज द 75th एनिवर्सरी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि 1945 में इस्टेब्लिश की गई थी। एंड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो रोम, इटली में है, और ये फंड किया गया था, इसको बनाया गया था इस गोल को लेके कि पूरे वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी रहे हर एक पर्सन के लिए, कोई भी पर्सन है उसको एक्सेस रहे हाई क्वालिटी फूड सफिशिएंट क्वांटिटी में, जिससे कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो परस्यू कर सके। हर एक साल जो है वो एक स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है, फूड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, फिशरीज से रिलेटेड और नेचुरल रिसोर्सेज से। अब जो FAO के मेंबर्स हैं, FAO हैज़ 197 मेंबर्स कंट्रीज़, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, और इसकी जो है बाइनियल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं,
और FAO की जो FAO काउंसिल है वो एक एग्जीक्यूटिव आर्म है, जो एक गवर्निंग बॉडी है जिसमें से ये 49 मेंबर्स को मिला के बनती है। अब FAO काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी 1947 में, और जो इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ FAO थी उसको रिप्लेस करके बनाई गई थी। अब रोल एंड फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जो फंक्शन होते हैं, इसके जो हेल्पिंग गवर्नमेंट्स, डेवलपमेंट एजेंसीज coordinate their activities which are targeted to develop improve agriculture. You can access these notes by joining our telegram channel. Link is in description, so you can join from there. Then next news is coming here, that is stubble burning. Justus Lokur, student to save NCR. अब ये इशू क्या है स्टेबल बर्निंग का? बिकॉज अभी जब खरीफ क्रॉप की रीपिंग हुई थी, फसल की कटाई हुई थी खरीफ क्रॉप की, तो उसके बाद जो फार्मर्स हैं उनके जो खेत हैं उसमें थोड़े थोड़े स्टेबल रह जाता है, तो उसको फार्मर्स क्या करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो उसको जला दें। तो अगर वो उसको जलाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में, बिकॉज़ अभी जो है वो आने वाला सीज़न विंटर सीज़न है, तो वो जब वो जलाएंगे रबी क्रॉप के लिए खेत को प्रिपेयर करने से पहले जब वो जलाएंगे, तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो स्मोक है वो दिल्ली के साइड में आ जाएगा, जिससे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है NCR में। तो उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है, एक कमेटी बनाई है, जो कि फॉर्मर जो जस्टिस थे मदन बी लोकुर, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई है जो ये डिसाइड करेगी कि जो बर्निंग हो रहा है स्टेबल का, फार्मर्स जो कर रहे हैं 3 स्टेट्स में, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली, तो उसके बेसिस पे ये न्यूज़ थी। द नेक्स्ट वन इज़ 2 गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स साइन इन इसरो कंपटीशन। अब जो ये इसरो का कंपटीशन था, इसमें दिल्ली के 2 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी टॉप रैंक लगी। तो अपने लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, फॉर अस इम्पॉर्टेंट टर्म इज़ इसरो, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जो डेली आपको न्यूज़पेपर में मिलती हैं, बट आप अगर उसको डेली थोड़ा थोड़ा डेली 2 मिनट्स 5 मिनट्स देख के डेली अगर आप उसको रीड करोगे तो इट विल बी स्टोर्ड इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्गर टर्म, और आपके मेमोरी में अगर लॉन्गर टर्म के लिए वो स्टोर हो जाती है न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, तो इससे ये होगा कि आपका जो टाइम है वो बहुत कम लगेगा, वेरी लेस टाइम इट विल टेक फॉर यू। नाउ वी आर डिस्कसिंग इसरो। इसरो जो हेड क्वार्टर है इसरो का, दैट इज इन बेंगलोर, एंड चेयरमैन इज डॉक्टर के सिवान, हु इज़ ऑल्सो अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसरो का फॉर्मेशन कैसे हुआ? द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, पहले इसरो को ऐसा इसके नाम से जाना जाता था, इनको एस पर, और ये इस्टेब्लिश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर। अब जो एमिनेंट साइंटिस्ट थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके डेवलपमेंट में, और ही अंडरस्टूड द नीड फॉर द स्पेस रिसर्च एंड वॉज कन्विंस्ड अ रोल कैन प्ले इन द हेल्पिंग द नेशन डेवलप। उनको ये समझ में आया कि कैसे नेशन को डेवलप किया जा सकता है अगर उसकी जो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको डेवलप किया जा सके। तो ये जो INCOSPR है, उन्होंने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है थुम्बा नियर तिरुवनंतपुरम में सेटअप किया इंडिया की सर्दर्न टिप में। तो TERLS जो है वो स्पेस पोर्ट यूज़ किया जाता है लॉन्च करने के लिए रॉकेट्स। अब 1969 में इसका नाम बदल के कर दिया गया इसरो। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है 1972 में क्रिएट किया गया, और इसरो जो है वो उसका पार्ट बन गया, और आज तक वही है। जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो रिपोर्ट करता है डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। अब इसरो जो है उसकी मैनी फैसिलिटीज़, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं डेडिकेटेड टू स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी इन स्पेस। अब ये आपसे घुमा फिरा के पूछी जा सकती हैं, दैट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वेयर इट इज़ तिरुवनंतपुरम, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम,
सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर Hyderabad. So this can be asked. Now ISRO's milestone. The first Indian made sounding rocket was RH-75, that is Rohini 75. It was launched from that Thrumba only 1967. It weighs 32 kg. अब इसके बाद series of Rohini sounding rocket were developed by ISRO for atomic and meteorological studies. ISRO built its first satellite in 1975 and named it Aryabhat. एंड दिस वॉज लॉन्च बाय सोवियत यूनियन. और फर्स्ट इंडियन बिल्ट जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है SLV-3, और इसको यूज़ किया गया था लॉन्च करने के लिए रोहिणी सैटेलाइट इन 1980. ISRO launched its first INSAT satellite in 1982. It was a communication satellite. It was named as INSAT-1A, which failed in orbit. The next communication satellite was INSAT-1B, was launched in 1983. After this, ISRO also launched its first IRS, remote sensing satellite, in 1988. So you can access these all the notes from here. Now CPCB, Central Pollution Control Board, expect dip in pollution levels in Delhi. तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये बोला है कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो दिल्ली में कम हो सकता है, बिकॉज जो मेजर्स लिए जा रहे हैं स्टेबल बर्निंग को कर्ब करने के लिए. जो स्टेबल की बर्निंग फार्मर्स पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के रीजन में करते हैं, अब उसको कम करने के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट ने मेज़र लिए हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट मेज़र ले रही है, इन सब के बेसिस पे स्टेबल बर्निंग अब कम होगी, तो जिससे कि पॉल्यूशन लेवल कम हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज़ AQI इम्प्रूव्स इन दिल्ली एंड नेबरिंग स्टेट्स. जो AQI है वो क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इम्प्रूव हुआ है दिल्ली एंड नेबरिंग स्टेट्स में. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हेयर दैट दिल्ली एयर क्वालिटी इज़ 239 एंड गुरुग्राम, all the 6 are given. So you have to remember this, that good for 0 to 50, satisfactory for 51 to 100, then moderate 101 to 200, then poor 201 to 300, then very poor 301 to 400, and severe. So like this, let us discuss with the help of notes all these things. Then what is CPCB? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडिया की एक स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में वर्क करती है. इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट. एंड लेटर जो है इसके सारे फंक्शंस जो हैं वो इसको मिले हुए हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981. अब वाटर पॉल्यूशन जो है वो ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि वाटर बॉडीज़ का कंटेमिनेशन, आपको पता है वाटर पॉल्यूशन क्या होता है. देन इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, CPCB में एक चेयरमैन होता है और इसके मेंबर सेक्रेटरी एंड डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, और ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि 9 मेजर प्रोजेक्ट बजट हेड हैं, जैसे कि पॉल्यूशन का असेसमेंट करना, सर्वे करना, मॉनिटरिंग करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में स्टैंडर्ड और गाइडलाइन प्रिपेयर करना, इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग देना, इन्फॉर्मेशन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन कंट्रोल एनफोर्समेंट्स एंड मास अवेयरनेस एंड पब्लिकेशन. इसके बेसिस पे ये जो है काम अपना करता है. साथ ही साथ में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पॉल्यूशन से रिलेटेड मैटर पे एडवाइस देने का काम भी करता है. साथ ही साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी मेज़र कर लेते हैं. जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मेज़र की जाती है दैट इज़ सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, SAFAR, एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इंट्रोड्यूस किया था एयर क्वालिटी को मेज़र करने के लिए जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी होती हैं उसमें, जिससे कि ओवरऑल पॉल्यूशन का लेवल मेज़र किया जा सके. साथ ही साथ एक लोकेशन स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर लोकेशन में एयर क्वालिटी कैसी है इसके बारे में भी बात की जा सके. ये सिस्टम जो है वो इंडिजिनसली डेवलप है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने डेवलप किया है, और ये जो है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑपरेशनलाइज करता है. अब इसमें जाइंट ट्रू कलर LED डिस्प्ले है जो कि रियल टाइम बेसिस पे बताती है, एज वेल एज 72 आवर्स पहले भी अवेयरनेस बता देती है. 72 आवर्स पहले का पूरा फोरकास्ट इसमें रहता है. नेक्स्ट, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ टू इंक्रीज अवेयरनेस. और इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ये लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाना, कि जो भी
एयर की क्वालिटी है वो ऐसी क्यों हो गई है, बिकॉज उसमें लोगों का ही कंट्रीब्यूशन है, तो उसके बेसिस पे लोगों को बता सकते हैं। अब ये जो सफ़र है वो एक इंट्रीगल पार्ट है इंडियाज़ फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑपरेशनल इन दिल्ली। ये मॉनिटर करता है सारे के सारे वेदर पैरामीटर्स जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन, यूवी रेडिएशन एंड सोलर रेडिएशन। अब इसमें जो पॉल्यूटेंट्स मेजर मॉनिटर किए जाते हैं दैट इज़ PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन एंड मरकरी। So question can be asked from this as well. Now next news is that man held for impersonating youth advisor to National Security Council. Context क्या है, एक पर्सन है, उसने अपने आप का एक काउंटरफिट नोटिफिकेशन बनाया उसने अपने हाथ से और एक बिजनेसमैन को दे दिया कि उसको ये मैंडेट दिया जाता है कि वो सऊदी अरब में जो PPE किट वगैरह हैं, जो ये चीज़ें हैं, पॉलीबैग वगैरह हैं, वो एक्सपोर्ट कर सकता है। उसके बदले में उसने उससे 7 लाख रुपीज़ ले लिए। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। अब यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अपने लिए इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हो जाती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का क्या मैंडेट है? तो जो NSC है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय 1998। गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई और उसके जो हेड थे ब्रिजेश मिश्रा, उन्होंने फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो बने। जो NSC के पहले क्या होता था, दीज फंक्शन वर कैरिड आउट बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब NSC जो है वो एपेक्स एजेंसी है कंट्री की, जो कि हैंडल करती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल डिफेंस, मिलिट्री अफेयर्स, काउंटर इंसर्जेंसी, स्पेस एंड हाई टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, काउंटर टेररिज्म एंड एनवायरनमेंट। अब NSC जो है वो हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड NSA एज इट सेक्रेटरी, और NSC का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और करंट जो NSA हैं वो अजीत डोभाल। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? NSA तो है ही, उसके साथ साथ डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये इसके मेंबर्स होते हैं। जो अदर मेंबर्स हैं वो इनवाइट किए जा सकते हैं एनुअल मीटिंग जब भी वो रिक्वायर्ड होते हैं। NSA जो है वो एक बहुत ही पावरफुल ऑफिस है, जहाँ पे बहुत सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जैसे रॉ, IB, ये रिपोर्ट करती हैं प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम हेयर दैट न्यू ग्रुप, जो नया ग्रुप बना है अभी, टू रिवाइव बोडोलैंड मूवमेंट। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अभी जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है उसके इलेक्शन होने वाले हैं, और उसकी जो 40 सीट्स पे इलेक्शन होने हैं उसके थोड़ी देर पहले ही इन्होंने ऐसा बोल दिया कि जो न्यू पीस अकॉर्ड है वो अनएक्सेप्टेबल है। तो जो इनके बीच में क्या हुआ था, 5 डिकेड ओल्ड डिमांड इनकी है कि वो चाहते हैं कि बोडोलैंड नाम का एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, जो कि एक वहाँ पे रहने वाली जो लार्जेस्ट ट्राइब है उसके नाम पे है, जो कि बोडोस हैं। अब ये लार्जेस्ट प्लेन ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट की, और इनके बीच में जो है एक पैक्ट साइन हुआ गवर्नमेंट और बोडो पीपल के बीच में, जिसके बेसिस पे BTC बना, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, एंड इनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी गई। अब यहाँ पे देख लेते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को नोट्स के बेसिस पे। ये आप देख सकते हैं, जो ये मैप है, इस मैप में आपको 4 डिस्ट्रिक्ट दिख रहे होंगे, कोकराझार, चिरांग, बक्सा एंड उडालगुरी। यही 4 जो रीजन हैं इनको बोला जाता है बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में जो इलेक्शन हैं वो अभी शेड्यूल किए गए हैं। जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं यहीं पे इलेक्शन जो है वो शेड्यूल किए गए हैं। तो यहाँ पे डिस्कस हमें करना है, दैट इज़ बोडो अकॉर्ड, जो आप GS पेपर 2 फेडरलिज्म सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेट कर सकते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और आसाम गवर्नमेंट और जो कोई बोडो ग्रुप्स हैं और सारे के सारे जो इनके फ्रैक्शन थे, मिलिटेंट नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, NDFB, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिससे कि रीड्रॉ एंड रीनेम
बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट को क्या नाम दे दिया था उन्होंने? बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन इन आसाम। अब बोडोलैंड BTAD बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड होता है। अभी मैंने आपको मैप दिखाया था, कोकराझार, चिरांग, बक्सा एंड उदालगुरी। तो BTAD एंड अदर एरियाज मेंशन अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक प्रोविज़न है जो 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें चार जो स्टेट्स हैं वो आते हैं, आसाम, मेघालय, मिज़ोरम एंड आसाम, त्रिपुरा। ऐसे 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं वो आते हैं। तो उन 4 स्टेट्स में उनको एग्जम्प्ट करके रखा हुआ है कि वहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉलो नहीं होगा। आप ये ऐसे याद रख सकते हैं, 4 स्टेट्स का नाम ATM विथ नो मनी। नो मनी मीन्स A मीन्स आसाम, T मीन्स त्रिपुरा, M से मणिपुर भी आता है, मिज़ोरम भी आता है, मेघालय भी आता है। बट हाउ विल यू रिमेंबर? यहाँ पे अपन ने लिखा है ATM विथ नो मनी, एक ऐसा ATM जिसमें कोई मनी नहीं है, मतलब यहाँ पे मणिपुर को अपन को इंक्लूड नहीं करना है। सो दीज आर द 4 स्टेट्स। नाउ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन वुड इंक्लूड द विलेजेस विच आर डोमिनेटेड बाय बोडोज। अब जो असेंबली की सीट्स होंगी उसमें जो यहाँ पे बनाई जाएगी दैट विल बी अप टू 60, लेकिन अभी एग्जिस्टिंग वहाँ पे 40 सीट्स हैं। अब जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो उस कमेटी में रहेंगे। अब बोडोज जो हैं वो जो बोडोज हिल में रहते हैं उनको शेड्यूल हिल ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा। बोडो लैंग्वेज जो देवनागरी स्क्रिप्ट में है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी आसाम की, ये बोडो अकॉर्ड में लिखा हुआ है। हाउएवर एग्रीमेंट में जो सिटीजनशिप जो है और वर्क परमिट के बारे में डिस्कस नहीं किया कि कोई पर्सन जो नॉन बोडो है और वो वहाँ पे आके रहता है तो उसकी सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी। अब अराउंड 1500 कैडर्स ऑफ NDFB will be rehabilitated and assimilated by the center and state government। तो ये आप पूरे नोट्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। Now next is editorial is there, so we are not going to discuss first editorial, this second editorial we are going to discuss। इसमें बताया है कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसके 75 ईयर्स हो गए हैं और 75 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग सितंबर में होती अगर वो ऑफलाइन मीटिंग होती USA में ही, बट पेंडेमिक की वजह से वो जो मीटिंग है उसको सभी जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने अपना वीडियो भेज के वो मीटिंग को कन्वीन किया। तो उसके बेसिस पे ये एडिटोरियल की स्टार्टिंग होती है। इसके बाद राइटर का कहना है कि इंडिया जो है उसने चाइना को जो है वो इलेक्शन हुए जो कि UN कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, उसमें इंडिया की जो है फर्स्ट विक्ट्री हुई और चाइना जो है वो सेकंड जो इलेक्शन हुआ सीट के लिए UN स्टैटिस्टिकल कमीशन उसकी सीट भी वो हार गया। लेकिन हालांकि जो है UN हाई राइट्स काउंसिल उसकी जो सीट है वो चाइना ने जीत ली थी। तो अब यहाँ पे कंसर्न राइटर का कहना है कि चाइना जो है वो इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर पा रहा है, जो ये इतने सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें चाइना के हेड कैसे पहुंच रहे हैं। तो 2011 में इंडिया ने चाइना को डिफीट किया था 1-on-1 इलेक्शन एट द UN फॉर द प्लेस ऑफ जॉइंट इंस्पेक्शन अंडर अ यूनिट, देयर आफ्टर टेकिंग एडवांटेज ऑफ पोजीशन एज अ मेंबर ऑफ P5। अब जो चाइना है वो P5 का मेंबर है, मतलब P5 मीन्स परमानेंट 5, मतलब चाइना, USA, UK, रशिया एंड फ्रांस, दीज आर द P5 नेशन। तो चाइना जो है वो P5 का मेंबर है और साथ में वो बहुत सारी कंट्रीज़ को एड देता है, मदद करता है बहुत ज़्यादा। तो चाइना जो है वो उसने अपने आप को इनविंसेबल बना लिया है UN इलेक्शन में, वो कैप्चरिंग अमंग अदर टॉप पोजीशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया के लिए ये सारे इलेक्शन जीतना बहुत ही मुश्किल हो गए हैं और लास्ट में इंडिया ने अपना जो कैंडिडेट है वो भी बाहर निकाल लिया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो
डायरेक्टर जनरल है वो, उसके लिए जो वोटिंग होनी थी उसमें। अब लेकिन यहाँ पे मेन बात ये करनी है कि चाइना आखिर इतना जो राइस कैसे हुआ इतना ज़्यादा, मतलब कैसे उसकी पोजीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई। तो चाइना जो है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1 सेंचुरी पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो इंडिया जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था वर्ल्ड वॉर में, जर्मनी के अगेंस्ट, टर्की के अगेंस्ट, और उसको फाउंडिंग मेंबर्स भी बनाया गया था लीग ऑफ नेशन का। लेकिन वो कॉलोनी था, लेकिन फिर भी उसको फाउंडिंग मेंबर, एज अ फाउंडिंग मेंबर बना था वो लीग ऑफ नेशन का। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो इंडिया है उसने जो 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जो चार्टर मेंबर यूएन का बनने की, जो इंडिपेंडेंस के पहले ही इंडिया उसका भी मेंबर था। पाकिस्तान जो है उसने सितंबर 1947 में एप्लीकेशन दे के साइन किया था। तो आप इंडिया की पोजीशन देख सकते हैं कितनी स्ट्रांग थी पहले। चाइना जो है उसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो जर्मनी ने उसकी कंट्री में जो ऑक्यूपेशन करके रखे हुए थे उसको वो हटाए, और उसको हटाने के नाम पे अपनी जो फोर्सेस हैं वो भेज सकती है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की हेल्प के लिए। लेकिन उन्होंने सोल्जर सेंड नहीं किए, क्योंकि जापानीज़ जो थे वो चाइना पे इंट्रूड करना चाहते थे, और जापानीज़ जो है वो उनको भी सपोर्ट कर रहे थे, तो इसकी वजह से उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। सो द चाइनीज़ सेंट लार्ज नंबर ऑफ लेबर सपोर्ट, जो वेस्टर्न वार एफर्ट है अगेंस्ट जर्मनी, और उनको इनवाइट किया गया था वर्सलीज, जो प्रीस कॉन्फ्रेंस हुई थी। आपको पता होगा बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग प्रीस कॉन्फ्रेंस थी जो जर्मनी वर्सलीज में साइन की गई थी, और थिंग्स जो हैं वो चेंज नहीं हुई, और बेस्ट जो है मतलब जो अदर कंट्रीज़ हैं वो चाइना के साथ आ गए, और जापान के साथ आ गए और चाइना को साइड में कर दिया, और चाइना ने साइन नहीं की वर्सलीज ट्रीटी। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो चाइना की जो परेशानी थी उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक था, मतलब वो सिंपैथी देना चाहता था, एंड अ फ्यू ईयर लेटर हेल्प रीच अ पीस डील बिटवीन चाइना एंड जर्मनी। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है उससे स्ट्रॉन्ग चाइना और यूएस का स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन था जापानीज़ के अगेंस्ट, इंक्लूडिंग यूएस ऑपरेशन कंडक्टेड फ्रॉम इंडिया, यूएस का ऑपरेशन इंडिया से भी कंडक्ट किया गया। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है कि आखिर ये जो P5 मेंबर्स हैं वो इंडक्ट कैसे हुए। जो ओल्ड ये इनकी सारी लिंक्स थी, बायलैटरल टाइज थे। यूएस ने चाइना को अपने जो 4 पुलिसमैन हैं उसमें इंक्लूड कर लिया, ग्रुप ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ फॉर एंश्योरिंग वर्ल्ड पीस पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। आप देख सकते हैं 4 कंट्रीज़ यूएस, यूएसएसआर एंड यूके, एंड 4th कंट्री जो कि फ्रांस है, जिसको कि यूके ने इंक्लूड कराया सैन फ्रांसिस्को में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बेसिस पे 1945 में। अब यूएन चार्टर जब फाइनलाइज हो रहा था, अब इसके बाद लास्ट में यूएस जो है उन्होंने चाइना को भी इसमें इंक्लूड करा दिया, क्योंकि यूएस का मानना था कि चाइना जो है वो रशिया के अगेंस्ट यूएसए के साथ वर्क करेगा, बट जिस चाइना को यूएसए ने इंक्लूड कराया था दैट वाज रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि क्यूमिनटैंग जो है वो उसके हेड थे। लेकिन उसको तो बाहर निकाल दिया गया मेनलैंड चाइना से, जिसको अभी आप ताइवान के नाम से जानते हैं, और बाद में जो है वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। जो आज का चाइना है दैट इज़ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और वो अभी यूएन में इंडक्ट है। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो सीट थी वो 1971 तक थी, और उसके बाद उसको एक्सपेल कर दिया गया यूएन से। उसके बाद पीआरसी को ऑफिशियली एडमिट कर लिया गया, और 1972 में यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन वो भी बीजिंग गए, और उसके बाद यूएस ने अपनी जो रिलेशन है वो पीआरसी के साथ स्टार्ट कर दिए, जिससे कि चाइना की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई। लेकिन जो ये सिस्टम आने के बाद, कोविड-19 आने के बाद, चाइना और यूएसए के बीच में जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ज़्यादा टेंस हो चुके हैं, और मल्टीलेटरलिज्म मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ का जो ये कोलैबोरेशन होता है वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बिकॉज कोविड-19 पैंडमिक की वजह से, और चाइना का जो ये
चाइना का जो ये स्टैंड है उसके बेसिस पे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी लोगों का अब धीरे धीरे मन नहीं भर पा रहा है। तो इसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है। यहाँ पे आगे ये बात की गई है कि जो वर्ल्ड की जो ये बॉडीज़ हैं, पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, साथ ही साथ में जो ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF, इसमें और लोगों को और कंट्रीज़ को इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हो चाहे वो डेवलप कंट्रीज़ हो, जिससे कि सभी का उसमें एक से हो सके। अब यहाँ पे रिसेंटली जो है इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राज़ील, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी यूनाइटेड नेशन के रिफ़ॉर्म की बात की है कि इसमें रिफ़ॉर्म होना चाहिए और इन चारों कंट्रीज़ को इसमें इंडक्ट किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।